हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रॉयल एजुकेशन में। आज हम ज्योग्राफी की इस क्लास का चैप्टर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम ग्लोब के बारे में जानेंगे। ग्लोब आखिर क्या है और इसमें अक्षांश और देशांतर का आपस में क्या मतलब है। तो प्राचीन काल से ही इसके बारे में लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा थी, तो उन्होंने इसे किस प्रकार देखा। ठीक है, तो सबसे पहले कहा जाए ग्लोब, तो ग्लोब एक क्या है हमारा, एक हमारा लैटिन शब्द है ग्लोब। ठीक है, ये कहाँ से आया है, ये ग्लोबस, ग्लोबस से ग्लोब निकला है, जिसका अर्थ होता है गोल। सर्वप्रथम सबसे पहले स्ट्रैबो के द्वारा इसे मेंशन किया गया था 150 बीसी के करीब। फिर आधुनिक समय में 1492 ईस्वी के करीब मार्टिन बीहैम ने जॉर्ज ग्लॉकेंडन की मदद से ग्लोब का निर्माण किया। आज जो हम वास्तविक ग्लोब ग्लोब देख पाते हैं, जो भी एक आर्टिफिशियल ग्लोब है, तो वो एक जर्मन थे जो नक्शा बनाने का काम करते थे। मार्टिन बेहेम और जॉर्ज ग्लॉकेंडन ने मिलकर इसे बनाया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। तो ग्लोब होता क्या है आखिर में। ग्लोब एक छोटा सा पृथ्वी का एक लघु रूप होता है। मानव शुरुआत से ही जिज्ञासु रहा है, तो उसने हमेशा ये देखा कि सभी चीज़ों के बारे में उसकी जिज्ञासा ऐसी थी कि उसने पृथ्वी के बारे में भी सोचा कि आखिर ये दिखती कैसे है, और हम जिस धरती पर या फिर जिस पृथ्वी में रह रहे हैं, वो पृथ्वी आखिर उसका स्वरूप कैसा होगा। अगर हम चंद्रमा पर जाएंगे तभी हम अपनी पृथ्वी को देख सकते हैं वहाँ से। फिलहाल तो उस समय ऐसी कोई तकनीक थी नहीं जिससे कि लोग चंद्रमा पर जा सकते थे। तो लोगों का एक तो लोगों ने उस समय एक अनुमान के हिसाब से इस ग्लोब को तैयार किया, और सन 1492 आते आते बहुत सी चीज़ें तब भी क्लियर हो गई थी पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी कैसी है। तो पृथ्वी हमारी गोल है, ध्रुव पर चिपटी हुई है। ठीक है, इसके बीच से एक एक्सिस निकलती है, एक सुई की तरह एक पतली सी एक काल्पनिक रेखा है, जिसे हम अक्ष बोलते हैं। इस अक्ष पर 23.5 डिग्री पृथ्वी हमारी यहाँ पर झुकी हुई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अभी हम लोग ने इसके बारे में बात कर लिया कि सुई जो है हमारी, एक सुई जैसी जो चीज़ है, वो अक्ष का निर्माण कर रही है, जो हमारे ग्लोब के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे के बीच में वो दो बिंदु हैं। उन्हें हम उत्तर बोलते हैं, उत्तर की दिशा में, और दक्षिण दिशा में जो दक्षिण ध्रुव के पास है, उसे हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ये देखिए हमारा नॉर्थ एक्सिस है, ये हमारा साउथ एक्सिस है। ठीक है, और भी बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं हैं हमारे ग्लोब पे। तो सबसे पहली काल्पनिक रेखा के बारे में हम बात करते हैं, उसे हम इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानी जाती है। उसके बाद इस इक्वेटर के उत्तर उत्तर की तरफ आधे भाग में इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इस इक्वेटर के दक्षिण दिशा की ओर जितने भी भाग हैं उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब हम देखते हैं विषुवत रेखा हमारी कैसी है। विषुवत रेखा हमारी ये है, समानांतर रेखा है, और इसी के हिसाब से कई समानांतर रेखाएं ऐसी खींची गई हैं लगातार, जो ध्रुवों पर जाकर छोटी होती जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाता है। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर ये है कि ये विषुवत वृत्त हमारे अक्षांश को दर्शा रहा है। तो होता क्या है, हमारी पृथ्वी एक गोल है, और गोल में हम हमेशा जानते हैं कि पूरे 360 डिग्री एंगल होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब इसके एक चौथाई भाग को हम 90 डिग्री एंगल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो हम नॉर्थ पोल की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इसके एक चौथाई भाग की तरफ, तो हमें 90 डिग्री उत्तर की तरफ दिखता है, और उसी प्रकार हमें ये जब हम विषुव से नीचे की तरफ आएंगे दक्षिण दिशा की ओर, तो वहां पे हमें 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव मिलेगा। फिर अब क्या है कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार इक्वेटर के नीचे की सारी अक्षांश रेखाओं को जो समानांतर हैं उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ठीक, और अक्षांश रेखाएं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं भी होती हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं। पहला हमारा क्या था, विषुवत रेखा था 0 डिग्री पे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा उत्तर विषुवत रेखा के ठीक ऊपर जब जाएंगे तो 23.5 डिग्री का हमारा कर्क रेखा आता है। ठीक है, फिर इसके और ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री पे हमारा आर्कटिक सर्किल है। ठीक है,
फिर 90 डिग्री पे हमारा नॉर्थ पोल तो है ही है। उसी प्रकार हम विषुवत रेखा के जब नीचे देखें दक्षिण दिशा की ओर, तो 23.5 डिग्री पे हमारा एक मकर रेखा पड़ता है, मकर रेखा। फिर उसके नीचे जब आएंगे तो हमें एक अंटार्कटिक सर्किल मिलेगी 66.5 डिग्री पे, ठीक। फिर 90 डिग्री पे जैसे ही पहुंचेंगे तो हम साउथ पोल पे अपने हम पहुंच जाएंगे। अब हम जब अक्षांशों को जानते हैं तो इन अक्षांशों के सहारे हमने कई कटिबंध बनाकर रखे हुए हैं। तो इन कटिबंधों में होता क्या है कि जैसे हमारे यहाँ के मौसम में हम देखे हैं कि गर्मी अधिक रहती है भारतवर्ष में, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं वहाँ पर ठंड बढ़ती चली जाती है। तो उसके हिसाब से ही कुछ पेटियों में कुछ जोन को बांटा गया है, इन कटिबंधों को बांटा गया है। तो उसमें हम देखते हैं कि कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है हमारी 23.5 डिग्री वाली, और हमारी ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री वाली। बीच में हमारा क्या था, 0 डिग्री विषुवत रेखा थी। अब विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण, दोनों के बीच के जोन को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब हम देखते हैं कर्क रेखा के हम जब ठीक उत्तर दिशा की ओर जाएंगे और मकर रेखा की जब हम दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे तो हमें वहाँ पे शीत कटिबंध मिलेगा। तो ये कहाँ पे है हमारा, ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे विषुवत रेखा है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है। इसके ठीक ऊपर से हमारा जो जोन स्टार्ट होगा, यहाँ आर्कटिक सर्कल की तरफ 66.5 डिग्री के करीब इन दोनों के बीच हमारा क्या बनेगा, शीतोष्ण कटिबंध बनेगा। मतलब यहाँ पे गर्मी भी है और ठंडी भी है। ठीक उसी प्रकार विषुव रेखा के नीचे हमारी मकर रेखा है, उसके बाद मकर रेखा के ठीक नीचे जब हम जाएंगे तो 66.5 डिग्री पे हमारा यहाँ पे अंटार्कटिक सर्किल भी मिलेगा। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। अब उसके बाद कटिबंध की बात हो गई, शीतोष्ण कटिबंध की बात हो गई। अब हम देखते हैं हमारा बचा हुआ क्या हिस्सा है, 66.5 के बाद का बचा हुआ हिस्सा उत्तर की तरफ और 66.5 के बाद का बचा हुआ हिस्सा दक्षिण की तरफ। अब हम यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो लगभग हम ध्रुवों के पास लगभग पहुँच चुके हैं। तो 66.5 से 90 के बीच के सारे एरिया को हम शीत कटिबंध कहेंगे, चाहे वो उत्तर की तरफ रहे चाहे वो दक्षिण की तरफ रहे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर का असल में उपयोग क्या होता है। अक्षांश हमारे लिए स्थान का पता लगाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, जिसका हम उपयोग किसी भी स्थान पे किसी भी स्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं। सिर्फ अक्षांश से ही समय का या स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हम देखें तो मान लीजिए प्रशांत महासागर में एक टोंगा द्वीप है, ठीक है, और हिंद महासागर में भी एक मॉरिशस द्वीप है। 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दोनों ही स्थित है, एक यहाँ होगी एक यहाँ होगी मान लीजिए। तो हम कैसे पता करेंगे कि भैया एग्जैक्ट प्लेस क्या है। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इसके लिए हमें देशांतर की जरूरत पड़ती है। अब हमारी अक्षांश रेखाएं क्या थी, समानांतर थी, तो हमारी देशांतर रेखाएं क्या हो जाएंगी, लंबवत हो जाएंगी, ठीक है। अब हम जब आगे देखें तो देशांतर रेखा का क्या एक सिस्टम है। तो देशांतर रेखा में हम देखते हैं कि ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, उस ग्रीनविच लाइन को ही प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, और उसे हमने वहाँ पे 0 डिग्री माना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब हम इस प्राइम मेरिडियन से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो हम प्लस में रहेंगे, यानी समय के हम प्लस में रहेंगे, और जैसे ही हम ग्रीनविच के पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे तो वहाँ हम समय में माइनस की तरफ रहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ग्रीनविच 0 डिग्री पे आज हमारा बुधवार है, तो ठीक पूर्व की तरफ हमारा बृहस्पतिवार होगा, और इसी ग्रीनविच पे अगर आज बुधवार है तो ठीक इसके पश्चिम की तरफ हमारा मंगलवार माना जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी ग्रीनविच रेखा है। इधर हम जाते हैं तो प्लस में आते हैं, प्लस डे में आ जाएंगे, और हम जब इधर आएंगे तो हम माइनस डेज में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं देशांतर और समय। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई पहले ही स्लाइड में। तो हम देखते हैं कि आखिर इस देशांतर का क्या अपना सिस्टम है। देशांतर देखिए, पूरे 360 डिग्री हमारी पृथ्वी जो है पूरी 360 डिग्री घूमती रहती है 24 घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे में हमारे कितने हैं, 15 डिग्री आते हैं, ठीक। उसी हिसाब से जब हम 4 मिनट में देखेंगे
4 मिनट में हम 1 डिग्री ही घूम सकते हैं या फिर 1 डिग्री थोड़ा आगे खिसक सकते हैं। इसी हिसाब से जब ग्रीनविच पे हमारा 12 बज रहा है तो ठीक आगे 1 घंटे के बाद हम किस जगह पे होंगे? लगभग 15 डिग्री अक्षांश पे होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से जब हम 15 डिग्री अक्षांश का गुणे 4 में करेंगे तो हमारा 1 घंटा आएगा। ठीक है, तो अब देखिए स्थिति वापस से वैसे ही देखिए, मान लीजिए ग्रीनविच लाइन है हमारी, यहाँ पे हमारा अभी बजा है 12। हाँ, अब हम जैसे ही इसके 15 डिग्री आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा? यहाँ बच जाएगा 1। और ठीक इसके विपरीत जब हम ग्रीनविच लाइन के पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे और 15 डिग्री देशांतर आगे जाएंगे तो हमें हमारे लिए यहाँ क्या बजेगा? 11 बजता रहेगा। इस बार हम इस 1 में से 1 को नहीं माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन तो 12 थी ना, 12 से हम लोग माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए हमारा ये भारत है, ये हमारा भारत है। ठीक है, अब भारत में गुजरात में यहाँ द्वारका है और यहाँ असम में यहाँ पे हमारा डिब्रूगढ़ है। तो इन दोनों के बीच के समय का डिस्टेंस पता है कितना है? 1 घंटा 45 मिनट। तो अब हमारे यहाँ भी कई समय जोन हो सकते थे, तो हमने एक समय निर्धारित करने के लिए हमारे यहाँ से ऐसे 82.5 डिग्री पे 82.5 डिग्री को एक मानक समय माना गया है या मानक याम्योत्तर माना गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत से देशों के बारे में देखें तो रसिया के बारे में देखें तो वहाँ पे 11 टाइम जोन है। रसिया बहुत बड़ा सा है, वो एशिया में भी आता है और आपके यूरोप में भी आता है। ठीक है, तो अब उसे खुद का टाइम जोन निर्धारित करने के लिए तो बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी, इतने बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हमारे भारत में भी तो दिक्कत थी, मगर हम लोगों ने उसे 82.5 डिग्री से सॉल्व कर लिया। ठीक, तो रसिया ने भी अपने यहाँ इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए 11 समय मानकों का उपयोग किया हुआ है। वहाँ पे 11 जगह पर अलग अलग समय निर्धारित होते हैं। ठीक है, ओके, फिर इस वीडियो में अभी इतना ही। और आगे आने वाले नेक्स्ट जब क्लासेस में हमारी इसके ऊपर टॉपिक चलेंगे तो उसमें लगभग हम देखेंगे कि इसका एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, तो उसे हम आगे देख पाएंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद।